चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आर के मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत निरंजन पोद्दार जी आप ही से। जिस तरह से टीएमसी में टूट की खबरें आ रही हैं सत्ता परिवर्तन के साथ ही, क्या ये नए समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि टीएमसी में जिस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने पर 2 विधायकों को निष्कासित किया गया, इन दोनों की मुलाकात शुभेंदु अधिकारी से हुई थी और यह भी कहा जा रहा है कि इनके संपर्क में और भी एमएलए हैं। यानी आने वाले वक्त में तस्वीर बिल्कुल पलट सकती है। देखिए वंदना, ऐसा है, ये जो हो रहा है ये इससे मैं कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें बंगाल के विषय में अपेक्षित थी। और उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका कारण आपको पता होगा कि जब 70 के दशक में सिद्धार्थ शंकर रे यानी कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, आखिरी मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल में थे, और उसके बाद में जिस तरीके से कम्युनिस्टों का शासन आया, तो वहां पे राजनीति की एक संस्कृति उत्पन्न हो गई, वहां पे एक विचारधारा कहीं ना कहीं गौण हो गई। और आज अगर टीएमसी की बात करें, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर इसके अंदर तमाम राजनीतिक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा अभी तक हम इसको अलग से मानते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूं, क्योंकि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है वो भी उसके अंदर उसी दायरे में आती है। और वो क्या है कि यहाँ पे विचारधारा की बात करें तो जो एक ऑर्गेनिक विचारधारा यानी कि एक प्राकृतिक विचारधारा होती थी, आज किसी भी राजनीतिक दल की ऑर्गेनिक विचारधारा नहीं है। हाँ। सबकी एक कॉस्मेटिक कहें या एक रासायनिक विचारधारा सबकी है, यानी कि सत्ता के साथ जुड़ने वाली। और जैसे ही सत्ता हाथ से जाती है वैसे ही वो पार्टियां जो है वो खंड खंड या भाग भाग आपको दिखाई देती है। रही बात टीएमसी की, तो और मैंने बीच में मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस मामले में अछूती पार्टी थी, क्योंकि ये जिस तरीके से संघ की विचारधारा से आती थे, संघ की भट्टी में पक करके ये पार्टी के अंदर लोग, इसके अंदर लोग आते थे और फिर उनको कहीं ना कहीं संवैधानिक पद या उच्च पदों के ऊपर उनको आसीन किया जाता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जो नया चाल चरित्र चेहरा है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं, चाहे इसके अंदर शुभेंदु अधिकारी को देखिए, चाहे आप सम्राट चौधरी को देखिए, चाहे आप हेमंता बिश्व शर्मा को देखिए, कि बाहर से आयातित नेताओं को लेकर के और ये सीधा उनको शीर्ष पे पहुंचा रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे, लेकिन निरंजन जी, क्या अतीत में जो ममता बनर्जी ने किया वो उनके साथ अब रिपीट हो रहा है? कांग्रेस का दामन छोड़कर जिस तरीके से उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, अब ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से एमएलए हैं जो एक अलग पार्टी बनाने की तैयारी में है टीएमसी छोड़कर। देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी कहीं ना कहीं वही गलती की जो एक जिसको कहते हैं कि मां मानुष और माटी की बात करके सत्ता में आने वाली जनता को एक सब्जबाग दिखाने, एक राजनीति बदलने वाली बात करके जो ममता बनर्जी सत्ता में आई, कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद में वो सत्ताधीश हो गई। और उनकी स्थिति कदाचित आज मैं शिवगामी देवी से तुलना करता हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से वो अंधी होकर के भल्लाल देव या बिचल देव के ऊपर जिस तरीके से भरोसा है, यानी कि अभिषेक बनर्जी पे, आज भी आप अगर पश्चिम बंगाल में जाएंगे और पश्चिम बंगाल में अगर पार्टी की बात करेंगे या पार्टी के नेताओं की बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं निरंजन जी। बात यहाँ पर ये हो रही है कि ममता बनर्जी से तो ज्यादा परेशानी लोगों को नहीं है, यानी जो विधायक अलग होना चाहते हैं उन्हें परेशानी अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व से है। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, क्या महाराष्ट्र मॉडल आ रहा है क्या पश्चिम बंगाल में? उद्धव ठाकरे जैसा हाल ममता दीदी का हो जाएगा? देखिए ऐसा है वंदना जी, महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वो एक विरला मामला था, लेकिन बंगाल की तो एक परिपाटी रही है, बंगाल की तो राजनीतिक संस्कृति बनी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल के अंदर एक स्थितियां हैं कि वहां पे केवल चुनावों के समय लोकतंत्र काम करता है, चुनावों के बाद में वहां केवल और केवल तंत्र काम करता है। और जनता कहीं ना कहीं उस तंत्र से टकराना नहीं चाहती, यानी कि जनता लोकतंत्र से तो टकरा सकती है लेकिन तंत्र से नहीं टकरा सकती। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी का वहां पे टीएमसीकरण होता हुआ दिख रहा है। चाहे उसके अंदर आप ममता बनर्जी को रैली की परमिशन बात कर लीजिए, चाहे जिस तरीके से वहां पे जो एक चुनाव बाद हिंसा के अंदर एक भय का वातावरण। और अभी आर के मिश्रा जी कह रहे थे, देखिए ऐसा है वंदना जी, वास्तविकता ये है कि बड़ी वेदना होती है कि हमने उस अटल बिहारी वाजपेयी जी की, हमने मुरली मनोहर जोशी जी की, हमने उस अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी को देखा हुआ है, जो पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती थी। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी स्थिति क्या है
जो कपिल मिश्रा दिल्ली विधानसभा के नहीं, अंदर ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे ना कि सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है, भले ही सरकारें बदल जाती हैं। नहीं, इसमें वंदना जी, इसमें थोड़ा सा फर्क है। एक होता है आपका संख्या बल कमाना और एक होता है आपका संख्या बल चुराना या जुटाना। आज कहीं ना कहीं 2014 के बाद में 2019 तक जो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक तंत्र था वो संख्या बल कमाने की बात करता था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हर जगह संख्या बल जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अभी बात कर रहा था, जो कपिल मिश्रा दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने में माहिर हो रहे थे, वो आज मंत्री बन के बैठे हुए। जो संदीप पाठक, जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के लिए चौथी पास राजा की कहानियां सुनाया करते थे, वो लोग आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चहेते हो रहे हैं। इसी के प्रकार से बंगाल के अंदर आप देखिएगा कि जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को या जिनको भारतीय जनता पार्टी कल तक आप पिशाच के रूप में बात करती थी, वो सारे के सारे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं सर। निरंजन जी, 60 में से 20 विधायक यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं कि वो नहीं पहुंचे, 60 विधायक नहीं पहुंचे थे, 20 पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले 6 दिन पहले क्या हुआ था, 100 से ज्यादा पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू हो गई है, सीआईडी आ गई है। तो क्या ये इत्तेफाक है, आपको लगता है कि जो ये मन बदल रहा है विधायकों का, या अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं या बीजेपी में जाने की बात कर रहे हैं? ऐसा है वंदना जी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी कि ये लड़ाई विधायकों की है ही नहीं। ये लड़ाई लोकसभा में 272 की चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बात तो 60 विधायकों की जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 19 से 20 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं टीएमसी के, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के अंदर टूट का इंतजार करते हुए ये देख रही है कि 19 विधायक, 19 सांसद हमारे पास ये आ जाए तो हमारा संख्या बल कहीं ना कहीं 272 तक तो हम पहुंचे अपने दम के ऊपर, यानी कि जो गठबंधन की लाचारी है उस लाचारी से हम बाहर आए, जिससे 2029 तक एक सुनिश्चित हो जाए सरकार का चलना। पहली बात। दूसरी बात, जिन 100 पंचायतों को 100 पार्षदों की आप जिस तरीके से लोकल के नेताओं की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको पता होगा कि जब ममता बनर्जी 2011 में जब सत्ता में आई थी, तो क्या उनके पास पूरे बंगाल के अंदर संगठन था? पूरे बंगाल में उनके पास संगठन नहीं था। उस समय ममता बनर्जी नंदीग्राम और सिंगूर से जिस तरीके से एक ज्वाला उठी थी, उसने पूरे बंगाल की हवा को एक साथ बदल दिया था। उसके बाद में सारा का सारा जो सीपीएम कैडर था, यानी कि जो पहले कांग्रेस कैडर था सीपीएम में आ गया था सत्ता के साथ, और उसके बाद में सीपीएम से टीएमसी में चला गया। यानी कि केवल और केवल, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि माल वही बोतल नहीं, उस तरीके से वो सारा का सारा टीएमसी का लेबल लग गया। आज वहां पे अगर आप जाकर के देखेंगे गांव देहात में जहां टीएमसी के बोर्ड हुआ करते थे, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लिखा जाने लगा है। तो और कई हजारों गाड़ियां आपको ऐसी दिखेंगी जिनके ऊपर पहले टीएमसी का लोगो हुआ करता था, आज वहां पे कमल छप गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे, और ऐसा होगा भी। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो जिस पाठशाला से आए हुए, शुभेंदु अधिकारी भी तो उसी पाठशाला से आए हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला। यानी कि अभी आर.के. मिश्रा जी जिस संघ की बात कर रहे हैं, मैंने भी जिस संघ से संस्कार लिए हैं, मैंने भी 88-89 के अंदर ओटीसी प्रथम वर्ष किया, आईटीसी किया। तो मेरे को जो आज दिखाई देता है कि ना तो संघ जैसा संघ दिखाई देता, ना भाजपा जैसी भाजपा दिखाई देती, जो कमाने की बात करती थी। रही बात अभी मैं जो कह रहा था कमाने का और जुटाने का, तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सारी के सारी जो कवायद चल रही है, ये 272 को जुटाने की कवायद चल रही है। इसके अंदर आप निरंजन जी, लेकिन गलतियां तो ममता बनर्जी से भी हुई है ना भाई। अगर शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़कर आ गए, भतीजा मोह में वो फंसी रही, और अभी भी अभिषेक बनर्जी को लेकर ही तकलीफ है, बाकी लोगों को वो नहीं चाहते कि उनके नेतृत्व में उनको काम करना पड़े। देखिए वंदना जी, गलतियां हर उस आदमी से होती है जो सत्ता में आता है और अहम और वहम से लबरेज हो जाता है। हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे जो हमें बचपन से सिखाई जाती थी कि बेटा, ऊंचाई वो हो जब आपका सर आसमान से टकराता हो और आपके पैर धरती के टच करते हो। अगर आपके पैर धरती से उठ गए तो आप ऊंचे नहीं है, फिर आप हवा में है, और जो भी चीज हवा में है
उसको किसी ना किसी दिन धरती पे जरूर आना पड़ता है। चाहे उसके अंदर आप पक्षी देख लीजिए, उसके अंदर कोई उड़ता हुआ कागज देख लीजिए, वह उड़ती हुई पतंग देख लीजिए। तो इसलिए जो ममता बनर्जी भी उससे कोई अछूती नहीं रही, उन्होंने भी सत्ता में आने के बाद में धरती से अपने पैर उठा लिए और आसमान, उनको लगने लगा कि मेरा सर जो है वो आसमान को छू रहा है। तो उनको ये नहीं पता चला कि आपकी इतनी ऊंचाई नहीं हुई है, आप हवा में थे। और हवा में जो होता है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये इतिहास इस चीज का साक्षी है कि ठीक है। आर के मिश्रा जी, आना पश्चिम बंगाल में अगर आप पर भरोसा किया है तो स्वच्छ राजनीति की भी चाहत रखती है। निरंजन जी, अगर बड़े कैनवास पर देखा जाए तो ममता बनर्जी आज अकेली कैसे पड़ रही हैं? क्या कारण आपको नजर आ रहे हैं? कौन कौन से मुख्य फैक्टर हैं? देखिए वंदना जी, आपको सबसे मुख्य फैक्टर मैं बताऊं, जिस तरीके से ममता बनर्जी का वहां पे प्रभाव बढ़ा, ममता बनर्जी का वहां पे सत्तासीन हुई, जैसे ही उन्होंने अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और अभिषेक बनर्जी के बारे में ये सर्वत्र ज्ञात है कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी वहां पे टीएमसी को चला रहे थे, किस तरीके से वहां पे सत्ता चल रही थी, टोलेबाजी, यानी कि एक बहुत बड़ा जो जिसको कहते हैं फंड मैनेजर अभिषेक बनर्जी बने हुए थे। और वहां पे जितने भी आप शुभेंदु अधिकारी को ही ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी जो है उनका ममता बनर्जी से कोई उनका अलगाव नहीं हुआ था। उनका वास्तव में उनको तकलीफ इस बात की हुई थी क्योंकि नंदीग्राम से जिस तरीके से ममता बनर्जी को नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी लेकर के आए थे, उस टाटा और नैनो के आंदोलन के लिए, और जो जिस आंदोलन ने ममता बनर्जी की टीएमसी को टीएमसी बनाया, कालांतर में जाकर के ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को चौथी पांचवी लाइन में खड़ा कर दिया। तो उनको ऐसा लगा कि राज तो ये भाईपो को ही देंगी। और देखिए जिस तरीके से ऐसे ही टीएमसी के अंदर जो वरिष्ठ नेता, उनका भी अभिषेक बनर्जी के सामने कोई ताकत या कोई हैसियत नहीं थी। तो जब तक तो वहां पे सत्ता थी, लोग दबेची थे, उस बात को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, लोगों की वो जो अंदर की जो मूल भावना है वो निकल करके आज सबके सामने है, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक चीज और दिखाई देगी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल है, वो कहीं ना कहीं उनको गठबंधन में लाने की या गठबंधन में चुनाव लड़ने की कवायद कर रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी जो कह रही थी एकला चलो, आज कहीं ना कहीं उनके लिए वो एकला चलो एकला बोसो के बराबर हो गया। यानी कि बंगाली में बांग्ला में बोसो मतलब बैठो। तो आज वो एकला चलो की जगह एकला बोसो वाली स्थिति में आ गई है। तो इससे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्था के लिए अहम और वहम सबसे बड़ी घातक बीमारी है दुश्मन को कुछ करने की जितना जरूरी देश के लिए लोकतंत्र है, पार्टी में भी उतना लोकतंत्र होना चाहिए, नहीं तो यही स्थिति बन जाती है जो अभी ममता बनर्जी के सामने दिखाई दे रही है। बहुत